मैं आगे कार्रवाई को शुरू करते हुए आग्रह कर रहा हूं प्रदीप आरवी जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। प्रदीप आरवी जी निजीकरण विरोधी मंच के संयोजक हैं। मध्य प्रदेश में अटॉर्नी जनरल रहे डॉक्टर आनंद मोहन माथुर जी और प्रदीप आरवी जी दोनों मिलकर लगातार निजीकरण के खिलाफ एक कमेटी के माध्यम से आंदोलन चला रहे हैं और क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई के राज्य कमेटी सदस्य भी हैं आदरणीय आरवी जी। मैं आग्रह करूंगा कि प्रदीप आरवी जी आए और अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सिद्धांत सर। साथियों, आज ये जो युवा सम्मेलन है, ये बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का एक बड़ा आंदोलन है। आज ये सम्मेलन अश्लीलता अपसंस्कृति के खिलाफ भी है और महंगाई के खिलाफ भी ये सम्मेलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का युवाओं का ये एक प्रथम द्वितीय यूथ कॉन्फ्रेंस है। आप देखेंगे कि इस हॉल में सभी जगह से साथी आए हैं। चंद्रशेखर आजाद की जमीन पर जन्मस्थली से भी साथी यहां पर आए हैं। तो बिस्मिल के चंबल से जो निदा फाजली का भी चंबल है, वहां से भी यहां आए हैं लोग। खंडवा के तात्या मामा के जमीन से साथी यहां आए हैं। तो महाकौशल हरिशंकर परसाई की भूमि से भी यहां पर साथी लोग आए हैं, यहां हमारे सामने बैठे हैं। और यहां आए हैं जहां आजादी आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी का जमीन कहलाती है बरकतुल्ला भोपाली। बरकतुल्ला भोपाली वो क्रांतिकारी हैं जो गुलाम भारत का समय था, उस समय उन्होंने जो पहली सरकार निर्वासित समय में जो भारत में पहली सरकार बनाई थी, उसके पहले प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला भोपाली। तो ऐसी बरकतुल्ला भोपाली की जमीन पर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। तो मेरा ये नाम बताने का एक कारण है। मैं नामों के बहाने से ये बताना चाह रहा था कि ये जो जमीन है, मध्य प्रदेश की भूमि भी, वो भी संघर्षों की भूमि है। यहां पर भी बोलने और लड़ने वाले लोग रहे हैं और आप लोग जो यूथ हैं, इस हॉल में बैठे नौजवान, उसी संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसी संघर्ष की परंपरा को साधते हुए जब आप लोग यहां आए हैं, तो मैं आपको इस हॉल में हमारी क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से आप लोग का अभिवादन करता हूं और आप लोग का इस क्रांतिकारी आंदोलन में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात करूंगा भोपाल की घटना से। भोपाल में कुछ दिनों पहले अखबार में एक घटना छपी थी। उसमें बताया था कि एक नौजवान थे, वो नौकरी में थे, पर किसी कारण धीरे धीरे करके उधार चढ़ता गया, नौकरी भी हाथ से जाती रही। तो उन्होंने क्या किया? उनके 2 बच्चे थे, बच्चे को गला रेत कर मारने की कोशिश की। बच्चे को, हमारे घर में अगर एक बच्चा है, उसको चोट भी लग जाए, कोई चींटी भी काट जाए, कितना दर्द होता है। लेकिन उस नौजवान ने क्या किया? नौकरी जा चुकी थी, बच्चे को चोटियां छोड़ दीजिए, गले पर रेत रहा था। रेत कर जब नहीं मरा तो टाइल्स काटने की जो मशीन आती है, उससे बच्चे का गला काटा, फिर उसकी वाइफ को मारा और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर। यह है नौकरी चले जाने का दंश। आप समझ सकते हैं ऐसी कितनी ही घटनाएं आपके आसपास आप देखते होंगे। जब एक आदमी बेरोजगार होता है तो कितनी बेचैनी हो जाती है, कितनी, कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे घर संसार चलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, आप एक बात याद रखिए, किसान आंदोलन ने हमें सबक दिया है। किसान आंदोलन का सबक क्या है? इस देश में पिछले 15 सालों में
10 लाख से ज्यादा, बल्कि मैं कह रहा हूं और बड़ा आंकड़ा होगा, 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन सरकारों के कान पर जू नहीं रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। लेकिन आप देखिए, जब लड़ता हुआ किसान मरा, 700 किसान बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन 10 लाख 20 लाख से तो बहुत कम होती है। लेकिन जब 10 लाख के मुकाबले लड़ते हुए 700 किसानों ने अपनी जान दी, तो आप देखिए सरकार को झुकना पड़ा। यह दिखाता है कि अगर संघर्ष किया जाएगा तो परिणाम आपको दूसरा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ये डीवाईओ हमको यही सिखाता है कि खुदकुशी मत कीजिए, संघर्ष करते हुए लड़ेंगे तो भी ये मौत बेकार नहीं जाएगी, सरकार को झुकाएगी। इसलिए मैं कहूंगा, ये डीवाईओ का सम्मेलन से हम लोग ये सीख लेकर जाएंगे कि कभी संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा, सरकारें कहती हैं, एक मंत्री हैं, महान मंत्री हैं, वो कहते हैं कि रोजगार की कमी कहां है, आप पकौड़ा तलिए। एक युगांडा के प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा, हमारे तो नहीं कहेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका तो यश कायम रहता है। युगांडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तल लीजिए ना। वाह, बहुत अच्छा कहा, पकौड़ा तलकर रोजगार हो सकता है। हमारे तो प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, आप उनकी मत सोचना कि मैं उनकी कोई बुराई कर रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को हाथरस में बच्ची का रेप हो जाता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, उनका यश कम नहीं होता। हमारे देश में बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मर जाते हैं, लेकिन उनका यश कम नहीं होता, हमारे यशस्वी हैं। लेकिन कोई एक मूर्ख प्रधानमंत्री किसी जगह का था, उसने कहा पकौड़ा तल लीजिए, एक इंटरव्यू में कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, पकौड़ा तल के क्या रोजगार हो सकता है? हाँ, लगता तो है। हम भी भ्रमित हो जाते हैं कि छोटा मोटा काम कर लेंगे तो क्या बुरा है। मुझे इंदौर की घटना एक याद आ रही है। हमारा एक साथी है नीरज भाई, वो एक जगह बात रखते हुए उनका गला रुंध गया था। वो बोल रहे थे कि इसी सम्मेलन की तैयारी के लिए वो एक साथी के घर गए, और वो जब उससे बात कर रहे हैं तो वो बार बार घड़ी देख रहा था। तो उन्होंने कहा क्या बात है, कहीं जाना है? बोला हाँ जाना है, कुछ काम है, मेरा जॉब पर जाना है। तो उन्होंने कहा जाइए, आप क्या नौकरी करते हैं? बताने में शर्म आ रहा था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। बाद में जब थोड़ा और पुश किया कि क्यों, कहाँ जाना है, उस साथी ने बताया कि मेरे को घर चलाने के लिए वो जो शादी में सिर पे वो रखते हैं ना लाइट, आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसको लाइट सर पे लग के उसका काम करने जाना पड़ा। आप सोच के देखिए हमारे नौजवानों का क्या स्थिति। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तल लीजिए। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, हम पकौड़ा भी तलेंगे, आप पकौड़ा छोड़ दीजिए, हम मोची का काम करेंगे, अच्छे से पॉलिश करेंगे, लेकिन उसमें गारंटी होनी चाहिए कि हमको उतनी तनख्वाह मिलेगी कि हम अपने सम्मान से जी सकेंगे, हम अपने माँ बाप को खिला पाएंगे, हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, इलाज करा पाएंगे, बच्चों की शादियां कर पाएंगे। अगर इसकी एक गारंटी मिल जाए तो हम, आप यकीन मानिए, बाजार में जो बैठा मोची है उससे भी ज्यादा हम हाथ से यहां रगड़ रगड़ के जूता चमका के दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि ये जो बात की जाती है इसमें कोई गारंटी नहीं है कितनी तनख्वाह मिलेगी। और रोजगार, हमारा संविधान कहता है कि रोजगार, हर कुछ को रोजगार नहीं कहा जाएगा। ऐसे तो आप जो फिल्मी दुनिया के डॉन हैं, अंडरवर्ल्ड का आदमी कोई भी काम करता है तो रोजगार हो जाता है, तो अंडरवर्ल्ड वाला डॉन भी जॉब ही कर रहा है, वो भी तो एक कत्ल करता है, क्या दिक्कत है, काम ही तो कर रहा है। हर कुछ काम को जो रोजगार नहीं कहा जाता। संविधान कहता है कि एक आदमी की अपनी रुचि के, प्रकृति के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से एक सम्मान पूर्वक और निश्चित आय वाली अगर कोई काम मिलेगा उसको रोजगार कहेंगे। हर कुछ रोजगार नहीं होता, इसलिए पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होगा। एक मूर्ख देश का मूर्ख प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता होगा, हमारा नहीं कहता, यशस्वी है, यशस्वी नहीं कहता है ना, उसको यश हमको भी गाना पड़ रहा है। कैसा, क्या हालत बना दी है। दुख की बात है हमारे देश में, हमारे देश में जानवर मर रहे हैं, बहुत सारे शेर मर जाते हैं, तो शेर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट। हिरण मर रहे हैं तो हिरण को बचाने के लिए डियर प्रोजेक्ट है, गाय को बचाने के लिए भी
प्रोजेक्ट है भाई, लेकिन इंसान को बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं। इंसान तो मरेगा, उसका तो कोई मोल नहीं है। नौजवान पढ़े लिखे, उसको तो वो कहेंगे डिग्रियां हासिल कर ली, रोजगार कहां से लाओगे? हमारे देश में ये है हालत। एक बात मैं कहूंगा यहां पर कि हमारे देश में जब ये सरकार के पास प्रोजेक्ट नहीं है तो हमारे पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, नौजवानों के पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। हमारे बीच में परिहार साहब बैठे हैं, निजीकरण कर रही है हमारी सरकार, रोजगार देने का तो प्रोजेक्ट है ही नहीं, लेकिन बिजली विभाग से वो है, पावर सेक्टर से है, पावर सेक्टर को बेच रही है सरकार। आपके घर का बिल जो 1000-1500 आता था, अब अगले 2 महीने के अंदर आप देख लीजिएगा कमाल, 5 से 7 हजार रुपए के बिल आना शुरू हो जाएंगे। इसी साल से बिजली कानून पास किया है और पावर सेक्टर को बेचा जा रहा है, वो और अच्छे से बता पाएंगे। हमारे देश में जब 1951 में सरकार ने जब सत्ता संभाली थी, तब 5 हमारे पास सरकारी विभाग होते थे, और 2019 में हमारे पास कितने थे? 10 महारत्न कंपनियां थी, 14 नवरत्न कंपनियां थी, 74 मिनी रत्न कंपनियां थी, 348 सीपीएससी कंपनी थी, 350 से ज्यादा 400 के आसपास कंपनी थी। और ये जो सरकार है, इस सरकार ने उन सारी कंपनियों को बेचने का ठेका ले लिया है। सारा कुछ बिक जाएगा तो आप और हम लोग रोजगार कहां करेंगे? बिजली बिक जाएगी, बैंक बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा। सरकार शिक्षा और इलाज तक बेच रही है। ऐसे समय में नौजवानों का क्या फर्ज होगा? यहां याद रखने की बात है। अगर हम लोग अगर सच में नौजवान हैं तो यहां जो लिखा है कॉमरेड शिवदास बोस का कथन, सही नौजवान हम किसे कहते हैं? जिसमें मर्यादा बोध, अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग नौजवान हैं, हमारा फर्ज क्या होगा? हमारा फर्ज होगा कि हम जो भी अन्याय देखेंगे उसके खिलाफ लड़ेंगे। अकेला रोजगार की मांग नहीं, अगर हम बिजली बिकेगी, शिक्षा बिकेगी, इलाज बिकेगा, ये सब भी तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नौजवान लड़ेगा। अगर भगत सिंह यहां होते तो वो क्या अपनी जॉब के लिए लड़ रहे होते? भगत सिंह हर अन्याय के खिलाफ लड़ रहे होते। बिरसा मुंडा अगर होते तो क्या कर रहे होते? ज्योतिबा फुले अगर होते तो क्या कर रहे होते? वो हर संघर्ष में साथ दे रहे होते। आपसे भी मैं अपील करूंगा कि जो भी संघर्ष आप देखें उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाइए। अंत में मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। हमको हमारे जो संगठन है डीवाईओ, इसके संस्थापक और इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतनकार, उन्होंने कहा है कि नौजवानों और छात्रों के सामने 3 कार्य हैं। 3 कार्य क्या? एक है कि जो नौजवान है उसको अच्छे से पढ़ना है, खुद की पढ़ाई तो करना है, लेकिन पूरे समाज को जानना है, अच्छे से हमें जानना चाहिए, और जानना समझने के लिए अच्छे से पढ़ना है। तो जो भी लड़ाई के मैदान में आएंगे ऐसे नहीं आएंगे, पढ़ाई लिखाई कीजिए। क्या है, कौन सी नीति क्या कर रही है? सरकार मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जुमलों से काम नहीं बनता। सरकार बड़ी बड़ी बातें करेगी, लेकिन भाषण में जो दे रही है जमीन पर उतर रहा है कि नहीं, ये जांचना परखना तो पड़ेगा। अगर हम जांचेंगे परखेंगे नहीं तो हम बहक जाएंगे। आप देखते तो सुनते तो आए हैं 15 लाख रोजगार, 15 लाख रुपए आपको देने का वादा था। आपके 15 लाख छोड़ दीजिए, जो आपके जेब में 15,000 थे वो भी छीन लिया है। तो मुंह से कुछ कहेंगे और करेंगे जमीन पर कुछ और। हम मजाक मजाक में कहते हैं कभी कभी नाम रख लेने से कुछ होता नहीं है। बहादुर सिंह नाम रखा है, लेकिन कुत्ता भौंकता है तो भी डर जाता है। तो नाम में क्या रखा है? कोई है धर्मचंद्र है, लेकिन प्याऊ का लोटा चुरा ले जाता है। तो नाम में और भाषणों में कुछ नहीं रखा, जमीन पर क्या करते हैं? आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ का रोजगार देना तो छोड़ दीजिए, कई लाख लोगों के रोजगार छिना लिए। तो चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों को सामने जो 3 टास्क हैं, एक है उनको अच्छे से पढ़ना है, समाज को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है कुर्बानी का हमें जज्बा रखना चाहिए। संघर्ष हम करेंगे, लेकिन कुर्बानी का जज्बा नहीं रखेंगे तो हम सोचेंगे नहीं हम थोड़ा पेन पेपर का काम करेंगे, इससे हो जाएगा। आपको किसान आंदोलन के जैसे ही बड़ी लड़ाई और संघर्ष और पूरी कुर्बानी का मादा रखना होगा, तब जाके हम लोग
ये समझेंगे कि कोई आंदोलन को हम सफल बना सकते हैं, औपचारिकता से नहीं होगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि हमने जो जाना है उस जानने को अपने पास मत रखिए, आपको लोगों के बीच में जाना होगा। अगर हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए तो आप समझिए कि हमारा कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। किसान आंदोलन एक जगह बैठा जरूर था, लेकिन उस आंदोलन ने सब जगह अपनी बात को प्रचारित किया, इसीलिए वो आंदोलन सफल हो पाया। तो नौजवानों का भी ये फर्ज है कि वो अपनी बातों को लिखकर, कविता गाकर, भाषण देकर, पर्चे बांटकर, अलग अलग तरीके से ज्यादा लोगों के बीच में ले जाना है। आज के डीवाईओ कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि साथी हैं, जो बात रखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर हम ये कर पाएंगे तभी कोई आंदोलन को हम सफल करा पाएंगे। और इस देश में आंदोलन की परंपरा रही है, हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, हम लोग एक आंदोलन करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। अंत में मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि तुम भाषणों से जुमले फेंकोगे, तुम भाषणों से जुमले फेंकोगे, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। वो उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन हम अपनी बात करेंगे। तुम भाषणों से जुमले फेंकोगे, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले, इतना तेज बोलेंगे, बहरे भी सुन ले, इतना तेज बोलेंगे, अंधे भी देख लें, इतना साफ लिखेंगे। और तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, हम सब मिलके आसमान पे इनकलाब लिखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, AIDYO जिंदाबाद, कांग्रेस शिवदास घोष जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आरवी जी। साथियों, प्रदीप आरवी जी ने जो अपील की है कि एक लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा रोजगार के लिए और दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगा रोजगार बचाने के लिए, यानी निजीकरण के खिलाफ। सरकार जिस ढंग से सभी सेवा क्षेत्रों को बेच रही है, सरकारी उपकरणों को बेच रही है, आगे चल के ये स्थिति हो जाएगी कि सरकारी कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारी दो लड़ाई होगी, एक लड़ाई होगी रोजगार मांगने के लिए और दूसरी लड़ाई होगी जहां हमें रोजगार मिलेगा उसको बचाने के लिए। साथियों, मैं इसी क्रम में आदरणीय मंसूर नकवी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय मंसूर नकवी जी। मंच पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित साथी लोग, और आप सभी मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है, सुनील जी विशेषकर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आप सबके सामने आकर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। दोस्तों, यहाँ भाषणबाजी का विषय है ही नहीं, मामला यूथ से जुड़ा हुआ है। और मैं ये सारी लिस्ट देख रहा था, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकेदारी, शराब, अपसंस्कृति वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए आप सब इसलिए बधाई के पात्र हैं कि आप चोर से बोल रहे हैं कि हमें चोरी से मुक्ति दे दो। आप उस सरकार से इन सब चीज़ों को हटाने की मांग कर रहे हैं जो खुद इसको लेके आई है। तो इसलिए आपके साहस को प्रणाम। और ये साहस युवाओं से ज़्यादा और किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। आप में अगर केवल युवा शक्ति ही वो है जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग देश को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, इसका उदाहरण आपके सामने मौजूद है। आपके दिमागों को अगर हैक नहीं किया गया है, अगर आपके दिमागों में सोचने, समझने और सवाल करने की शक्ति है, क्षमता है, तो केवल आप ही लोग हैं जिनसे इस देश को कुछ उम्मीद बाकी है। और इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जहां आप कोई विचारधारा, चाहे कोई भी विचारधारा हो, किसी भी दल की विचारधारा हो, सेकुलर हो, सांप्रदायिक विचारधारा या फिर कोई धार्मिक विचारधारा,
अगर आपके दिमाग के ऊपर वो हावी हो जाती है और आपको सोचने समझने और सवाल करने से वो वंचित करती है, रोकती है, तो आपका दिमाग हैक हो चुका है। और अगर आपका दिमाग हैक हो चुका है तो आप समाज के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। आप अपने और अपनी उस विचारधारा से आगे सोच नहीं पाएंगे, और वो विचारधारा ही नहीं है। दरअसल वो विचारधारा ही नहीं होती है, वो मानसिक गुलामी की एक स्थिति होती है। तो उस सबसे हम बाहर निकलकर अगर समाज के बारे में सोच रहे हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के मस्तिष्क कभी खुले हुए हैं। और ये यूथ विंग वो काम कर रहा है जो 47 के पहले भगत सिंह और उनकी टीम ने किया था। जैसा कि उस समय संघर्ष, मेरी नज़र में उस समय संघर्ष बहुत ज़्यादा आज की तुलना में बड़ा नहीं था, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल एक था, अंग्रेजों को देश से निकालना है, देश को आज़ाद दिलाना है। आज के युवा के पास, हम सब लोगों के पास केवल ये एक लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु विदेशी नहीं है, हमारे ही बीच में है, हमारे ही आसपास है, हमारा ही साथी है। हमें उसको भगाना नहीं है, लेकिन हमें उसको मानसिक रूप से या तो उसको बदलना है या उसको उन परिस्थितियों में लेकर आना है जिससे वो खुद समझ जाए कि हम गलत हैं। ये काम युवा शक्ति कर सकती है। सैकड़ों साल की मेहनत से जहर फैलाने का कारण कुछ संगठनों ने किया है, जिसका आज हमारा देश फल भोग रहा है। बेरोजगारी, अशिक्षा, मानसिक गुलामी की स्थिति, क्राइम, अत्याचार, हर तरह की सारी सामाजिक बुराइयां जो कभी देश में कल्पना करना मुश्किल होता था, वो आज के दौर में आपके सामने मौजूद है। आप लोग, बहुत से लोग जानते होंगे, आप देखिए मुश्किल से 10 या 15 साल पहले अखबार में एक हत्या की या एक आत्महत्या की खबर आती थी तो सारे शहर में चर्चा का विषय बन जाती थी। ये आप सब लोगों को याद है, कुछ पुराने लोगों को और अच्छे से याद होगा। चौराहे पर उसके बारे में चर्चा होती थी दिन भर कि हमारे घर से 20 घर दूर पे किसी ने आत्महत्या कर ली। वो 3 दिन तक लोग याद करते थे और उसके बारे में चर्चा करते थे कि ऐसी क्या परिस्थितियां होंगी, क्यों आत्महत्या कर ली। आज की स्थिति में हमारे पड़ोस का व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है बेरोजगारी से, और हम लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। हमें पता है कि ये भी बेरोजगार है, किसी दिन ये भी जा सकता है। किसी की भी रोजी छिन चुकी है, किसी की भी रोटी छिन चुकी है। इन सब परिस्थितियों का समाज पर केवल 2 तरह का प्रभाव पड़ता है, केवल 2 तरह का। या तो आप इन परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं और पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, जो कि अधिकतर भारतीय मानसिकता आज की स्थिति में यही हो चुकी है, माने या ना माने। दूसरे तरह के लोग हैं जो इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, जो ये टीम है हमारी। समाज में दोनों तरह के उदाहरण मौजूद है। पहला उदाहरण ये है कि लोग गुलामी के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हर तरह के जितने उनके ऊपर अत्याचार हों उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं। सहर्ष नहीं करेंगे तो स्वीकार तो कर ही लेंगे। जिस वक्त 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, उस समय आपसे वादा किया गया है कि हम आपको 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, और आपने उस सरकार को चुना। वही सरकार आपको 100 रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल दे रही है। हर दूसरे दिन पेट्रोल की रेट बढ़ने की खबर आती है, लेकिन आपको भारतीय जनमानस में एक खतरनाक, खौफनाक सन्नाटा नजर आता है। किसी दूसरे व्यक्ति के से आपको ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलती कि मैं विरोध करूंगा या मुझे ये पसंद नहीं है। हर आदमी समर्पण करता है, केवल यही बोलता है कि ये तो हो नहीं था, कल भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, हम कल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, दालें महंगी हो जाएंगी, तेल महंगा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे इस आलस को, हमारे इस ढीठता को कोसेंगी और भोगेंगी। इससे बचने का
मरना हमें इस स्थिति में भी है और हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी साथ में लेके मरना है। दूसरी स्थिति में मरना है हमें संघर्ष करके, लेकिन दूसरी स्थिति में हमारे जीने के चांसेस भी हैं 50%। तो हम ये संघर्ष वाली स्थिति को बना कर रखना चाहेंगे या तिल तिल कर मरना चाहेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को अपने साथ में डुबा कर मरना चाहेंगे, ये हमारे हाथ में। इतना सब सोचने समझने की सलाहियत और सलीका केवल उसमें हो सकता है जिसके दिमाग हैक नहीं कर लिएगा। मैं ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब भी तर्क की बात करते हैं सामने से दूसरा आपको जवाब मिलता है और वो जवाब प्रायोजित होता है। ये आप सब जानते हैं, आपने इन सबको देखा है सोशल मीडिया पर और इन सब चीज़ों की बाढ़ आई हुई है। आप सबको एक एक शब्द पता है, आपको पूरी तरह पता है कि मैं अगर विरोध के लिए एक शब्द भी लिखूंगा तो सामने से मुझे क्या जवाब मिलने वाला है। सबको पता है, रटा रटा और प्रायोजित जवाब मौजूद हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पर अपना संघर्ष शुरू करना है और हमें क्या करना है, ये हमें तय करना है। दोनों स्थितियां आपके सामने हैं, या तो हम मरने के लिए और अपने आने वाली जनरेशन को ख़त्म करने के लिए तैयार रहें, अगर ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। या दूसरी स्थिति आपके सामने ये है कि इन लोगों का साथ दिया जाए जो ऐसी स्थिति में, इस तानाशाही के दौर में भी आवाज़ उठाने के लिए साथ में खड़े हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, केवल युवा शक्ति साथ में है और वो युवा शक्ति पूरी ताकत से आवाज़ लगा रही है कि हमारे साथ आओ। ऐसी स्थिति में भी हम अगर इनके साथ नहीं आते तो देशद्रोही वो नहीं है जो हमारे ऊपर शुरू कर रहे हैं, देशद्रोही हम हैं। इस युवा शक्ति के इस आह्वान पर भी अगर हम इसके साथ नहीं आते तो हमें बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए ये बोलने में कि हम ही देशद्रोही हैं। हम ही हैं जो उन अत्याचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन युवाओं का साथ इस समय हमने नहीं दिया तो यकीन मानिए आने वाली जनरेशनों के लिए हम लोग अपराधी हैं। मैं व्यंग करता हूं, हास्य करता हूं, लेकिन ये इन परिस्थितियों के बारे में जब सोचता हूं तो हास्य मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है। मैं हास्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूं। मैं कार्टून बनाता हूं, कार्टून के बारे में जिस समय इस तरह के विषय मेरे सामने आते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं शर्म जाता हूं ये सोचकर कि मेरी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। मेरे बच्चे जिनको शिक्षा नहीं दी जा रही, जिनके लिए आप एक फिल्म के लिए सारे देश को आग लगा सकते हैं, एक फिल्म को आप टैक्स फ्री कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपने क्या एजुकेशन को टैक्स फ्री किया हुआ है, एजुकेशन लोन टैक्स फ्री कर सकते हैं, आप क्या नहीं करेंगे। मेरे बच्चों का क्या भविष्य है सर? सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। मेरे घर में कोई बीमार होता है, आप सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए क्या है। मेरे घर में लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार की स्थिति देख लीजिए। बेशर्मी से सरकार बोलती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या है? 2 मिनट आगे बंद करिए और सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं। आज की स्थिति में मेरे पास पूंजी नहीं है क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे बच्चों के लिए भविष्य में रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ना मैं इतना पैसा जोड़ के उनको दे पा रहा हूँ कि वो आगे कोई बिजनेस करें, ना सरकार उनको कोई रोजगार की नौकरी की गारंटी दे रही है और ना समाज में नौकरियां बाकी हैं। निजीकरण का जहर जो फैला दिया गया है, आप यकीन मानिए इस निजीकरण ने देश के केवल संपत्ति ही नहीं खाई है, देश का रोजगार भी खा ली है। जिस तरह जैसे तैसे आज की स्थिति में आप लोग अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, रिटायरमेंट को करीब पहुंचाऊंगा। अगले 2 साल के बाद ही देख लीजिएगा आपके आने वाली जनरेशन आपके सामने रोजगार को लेकर परेशान तरस घूमेगी, उसको देखकर आपका खून जलेगा। तो क्या इसी स्थिति में हमें रहना है या आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना है? ये हमारे हाथ में तय करना। हमें पहले अपने आप को मजबूत बनाना है, उसके बाद समाज को मजबूत बनाना है, हमारे संगठन को मजबूत करना है। संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा। लक्ष्य वही है कि हमें भ्रष्टाचार और अत्याचार से मुक्त समाज चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है,
किसी धर्म से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी समुदाय से नहीं, किसी पार्टी से नहीं। हमें अपने समाज को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना है। मैं ये शब्द मैंने भी कहा कि पहले हमें अपने आप को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना है, बाद में हम समाज को बनाने लायक बन पाएंगे। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, आदमी खुद बीमार हो तो दूसरे का इलाज क्या करेगा। मुझे एक चीज़ आई, मैं समाज सोशल मीडिया वगैरह पे अक्सर ही खबरें देखता हूँ कि नोएडा के एक दंपति ने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने पेंशन का और अपने फंड का सारा पैसा लिया और वो पैसा लेकर उन्होंने नोएडा की सड़कों में जहाँ जहाँ गड्ढे थे उसको भरवाने का काम अपने पेंशन के पैसे से किया। सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हुई उनकी कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, अपने पेंशन का पूरा पैसा लगा दिया समाज सेवा में। मेरी नज़र में ऐसे लोग मूर्ख हैं। आप बहुत तारीफ कर लीजिए, बहुत नए काम किए, लेकिन मेरी नज़र में ये लोग मूर्ख हैं। आप जीवन भर जिस काम के लिए सरकार को टैक्स का पैसा अपनी सैलरी में से देते आ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने खुद का पैसा आप उसी काम में अगर लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है, मुझे बताइए। सैकड़ों खबरें ऐसी आती हैं कि किसी ने अपने मोहल्ले की सड़क बनवा दी। अरे तुम जितना अपना पैसा, अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहे हो इन सब चीज़ों के लिए, वो सारे काम के लिए तुम ऑलरेडी पैसा देते हो सरकार को, भाई उससे अपील करो, उसके सामने लड़ो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खुद को पहले सुंदर बनाइए, अपने दिमाग को खोलिए, तब आप सरकार के सामने कुछ बात कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, शायद लंबा हो गया भाषण। आप सब लोगों को इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी बधाई, और मेरा एक बार फिर वही आह्वान है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग हैक नहीं हुए हैं, अपने आने वाली जनरेशन को ये सिखाइए और मानसिक गुलामी से आज़ादी के लिए सवाल करने वाले या तो खुद सवाल कीजिए, और अगर शक्ति या क्षमता कम है या आप किसी और तरह से आपकी बाध्यताएं कुछ और हैं, तो आप कम से कम इन लोगों का साथ दे सकते हैं। आज की स्थिति में 1947 वाली टीम आपके सामने है, इनका संघर्ष उस टीम से ज़्यादा है, क्योंकि उस समय दोनों ग्रुप अलग थे। दुश्मन आपका अलग था और आपके राष्ट्र अलग था। तब राष्ट्र में उस समय संप्रदाय और समाज और पार्टियां अलग अलग नहीं हुआ करती थी। आज तो देशभक्तों में और देशभक्तों में भी उन्होंने भेद कर दिया है ना सर। अब तो आप मतलब अगर भगत सिंह को मानते हैं तो आप वामपंथी हैं, आप देशभक्त नहीं है, वामपंथी हैं। तो इसलिए उन्होंने उसमें भेद कर दिया। अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलें और सोचने समझने वालों को, संघर्ष करने वालों का साथ दें। ये टीम आज की स्थिति में आपके सामने खड़ी है। अगले 10 साल 20 साल तक अगर इनको सपोर्ट नहीं मिला तो आपके सामने ऐसा कोई युवा खड़े होने लायक भी नहीं होगा। और हमारे पास अपने सन्नाटे को, अपनी खामोशी को कोसने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। मैं इन सब लोगों के साथ हूँ, हमेशा हूँ, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इनका भरपूर साथ देंगे, अपने लिए देंगे, अपने देश के लिए देंगे, अपने समाज के लिए देंगे, अपने बच्चों के लिए देंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंसूर नकवी जी। आप सभी परिचित भी हैं आदरणीय नकवी जी से। भास्कर अखबार में लगातार सर के कार्टून छपते हैं और सामाजिक समस्याओं से जुड़े कार्टून अधिकांश सर के रहते हैं। सर हमारे बीच में आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।